हेलो फ्रेंड्स, आज हम जो ईसीटी से रिलेटेड प्रीवियस एग्जाम में क्वेश्चंस पुट अप हुए हैं उनको हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। जैसे नोट सेट हो गया या इग्नू हो गया या अदर एम्स ने कोई भी एग्जाम करवाया तो ईसीटी से क्या क्या क्वेश्चंस पुट अप हुए थे। तो हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चंस, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर साइको सोशल थेरेपी एक्सेप्ट। इसमें ये बोला गया है कि साइको सोशल थेरेपी कौन सी है एक्सेप्ट किसी एक को छोड़ के। ठीक है, तो हमें वो आइडेंटिफाई कर, पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि साइको सोशल थेरेपी है क्या। ठीक है, साइको सोशल थेरेपी के अंदर क्या होता है, थेरेपिस्ट का रोल प्ले होता है। किसका रोल प्ले होता है इसमें? थेरेपिस्ट का रोल प्ले होता है। ठीक है, एंड ये जो साइको सोशल थेरेपी होती है ये क्या होता है, नॉन इन्वेजिव होती है। क्या होती है? नॉन इन्वेजिव टॉकिंग थेरेपी होती है। ठीक है, टॉकिंग थेरेपी होती है। कौन सी? साइको सोशल थेरेपी। ठीक है, तो इसके अंदर ओनली वर्बल कंसेंट की आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता होती है इनमें? ओनली वर्बल कंसेंट की आवश्यकता होती है। ठीक है, इनको हम साइको सोशल कहते हैं। जैसे बिहेवियर थेरेपी, इसमें भी थेरेपिस्ट होता है, नॉन इन्वेजिव टॉकिंग थेरेपी है एंड वर्बल कंसेंट होता है। ठीक है, सेकेंड होता है फैमिली थेरेपी, ये भी साइको सोशल थेरेपी है। नेक्स्ट है कोग्निटिव थेरेपी, ये भी साइको सोशल थेरेपी है। और जो हमारा ईसीटी है, कौन सा है? ईसीटी। ईसीटी जो है वो साइकोसोमेटिक है। साइकोसोमेटिक थेरेपी कौन सी थेरेपी है? साइकोसोमेटिक या फिजिकल थेरेपी। कौन सी है? साइकोसोमेटिक या फिजिकल थेरेपी है। ठीक है, और इसमें क्या होता है, इसमें हम यूज किया जाता है मेंटल डिसऑर्डर के ट्रीटमेंट। इसको यूज किया जाता है मेंटल डिसऑर्डर के ट्रीटमेंट के लिए यूज किया जाता है। और इस जो साइकोसोमेटिक होता है इसमें क्या चाहिए? कंसेंट फॉर्म चाहिए। क्या चाहिए? कंसेंट फॉर्म की आवश्यकता होती है। ठीक है, जबकि इनमें क्या होता है, टॉकिंग थेरेपी या वर्बल कंसेंट चल जाता है, बट यहाँ पे कंसेंट फॉर्म की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पे राइट आंसर कौन सा हुआ? ईसीटी। ईसीटी क्या है हमारा? साइकोसोमेटिक या फिजिकल थेरेपी होता है। ठीक है, ये फिजिकल इंटरवेंशन किया जाता है इसमें हम मेंटल डिसऑर्डर्स के लिए यूज किया जाता है। और जो अदर थेरेपी है ये भी मेंटल डिसऑर्डर्स के लिए यूज किया जाता है, बट ये क्या होता है, नॉन इन्वेजिव टॉकिंग थेरेपी होती है एंड वर्बल कंसेंट फॉर्म होता है। तो आपको पता चला होगा साइकोसोशल थेरेपी कौन सी नहीं है इसमें। ईसीटी एक्सेप्ट का मतलब नहीं है। और ये क्वेश्चन पूछा हुआ था इग्नू के अंदर कि ये कौन सी साइकोसोशल है या नहीं, तो हमारे इसमें अदर भी क्लियर होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं हमारे सेकंड क्वेश्चन के ऊपर। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन ये भी कब पूछा गया था? एम्स ऋषिकेश में आया हुआ है। ठीक है, जो एम्स ऋषिकेश का एग्जाम हुआ था एएनएस का, वहाँ पे क्वेश्चन है। क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग साइकेट्रिक ट्रीटमेंट, कौन सा साइकेट्रिक ट्रीटमेंट रिक्वायर्ड डेट ए साइकेट्रिक नर्स ऑब्टेन रिटर्न इन्फॉर्म कंसेंट फ्रॉम ए पेशेंट। मीन्स एक ऐसा कौन सा साइकेट्रिक ट्रीटमेंट है जहाँ पे नर्स को लेना होता है, ऑब्टेन करना होता है रिटर्न इन्फॉर्म किसी भी ट्रीटमेंट से पहले। ठीक है, तो अब हमने अभी ऊपर डिस्कस किया था टू टाइप का, साइकोसोशियल एंड साइकोसोमेटिक, हमने ये किया था डिस्कस। तो हमने वहाँ पे कहा था कि इलेक्ट्रो कन्वर्जन थेरेपी, ईसीटी। ईसीटी का फुल फॉर्म क्या होता है? इलेक्ट्रो कन्वर्जन थेरेपी। ठीक है, और इसमें क्या होता है, इन्फॉर्म, हमें जो कंसेंट फॉर्म लेना होता है, इन्फॉर्म कंसेंट फॉर्म। और कंसेंट फॉर्म हम हमेशा मोर देन 18 ईयर से जो होता है उन्हीं से हमें लिया जाता है कंसेंट फॉर्म। और एक होता है असेंट फॉर्म, ये लिया जाता है जो लेस देन 18 ईयर से बच्चे होते हैं उनके लिए असेंट फॉर्म लिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे इन्फॉर्म कंसेंट फॉर्म किसे लेंगे? इलेक्ट्रो कन्वर्जन थेरेपी। जो सपोर्टिव साइकोथेरेपी, ग्रुप थेरेपी या बिहेवियर थेरेपी, ये कौन सी है? सिर्फ ये साइको सोशल थेरेपी है। कौन सी है? साइको सोशल थेरेपी है। ठीक है, तो इनमें इन्फॉर्म कंसेंट की आवश्यकता नहीं होती है, ये याद रखना। जो इलेक्ट्रो कन्वर्जन होता है ये होता है साइकोसोमेटिक या फिजिकल थेरेपी। अभी हम इसको और आगे से और अच्छा एलाबोरेट करके डिस्कस करेंगे। साइकोसोमेटिक होती है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका क्लियर हुआ। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। ये कब देखो, एम्स ऋषिकेश के एएनएस के इतने इजी क्वेश्चंस पुट अप हुए हैं यहाँ पे। ठीक है, हम इनको अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे कौन कौन सा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट थेराप्यूटिक यूज ऑफ
इलेक्ट्रिसिटी इंड्यूस सीजर्स इन द ट्रीटमेंट ऑफ मेंटल डिसऑर्डर इज रिलेटेड टू। मीन्स पहला कौन से ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने इलेक्ट्रिसिटी यूज किया था किसके सीजर्स को इंड्यूस करने के लिए, किसके ट्रीटमेंट के लिए, मेंटल डिसऑर्डर के ट्रीटमेंट के लिए, ठीक है। तो वो कौन सा था, कौन सी थेरेपी थी, वो ईसीटी थी, इलेक्ट्रो कन्वर्जन थेरेपी, ठीक है, ईसीटी थी, इलेक्ट्रो कन्वर्जन या कन्वल्सिव थेरेपी, ठीक है। ये तो इन्होंने किसने सबसे पहले, कौन था वो, बिनी एंड कार्लेटी, बिनी एंड कार्लेटी, ठीक है। बिनी एंड कार्लेटी ने सबसे पहले यूज किया था। कब यूज किया गया था, फर्स्ट टाइम यूज इन रोम, जो रोम कंट्री है वहाँ पे यूज किया गया था। कब, इन 1938। ये क्वेश्चंस आ चुका है ये भी कि कब यूज किया गया था, कौन सी ईयर्स में, 1938 के अंदर ईसीटी को पहली बार यूज किया गया था। और किसके द्वारा यूज किया गया था, बिनी एंड कार्लेटी। ये भी क्वेश्चंस आ चुका है, ये क्वेश्चन आया था DSSSB में, कब आया था, 2017 के अंदर, ठीक है। तो पहली बार ईसीटी को यूज करने वाले कौन थे, बिनी एंड कार्लेटी थे। और कब, कहाँ, कौन सी कंट्री में, रोम कंट्री में यूज किया गया था। एंड कब यूज किया गया था, 1938 के अंदर पहली बार इसको यूज किया गया था, ठीक है। तो थोड़ा सा हम इसके बारे में लिख लेते हैं ईसीटी के बारे में, तो आपको आगे दिक्कत ना हो, ठीक है। तो इनको पहली बार यूज किया गया था। और इनमें जो वोल्टेज है किसका, करंट हम जो यूज कर रहे हैं वोल्टेज है वो 17 to 150 वोल्ट वोल्टेज, कितना वोल्टेज यूज करते हैं, 70 to 150। और ये भी क्वेश्चंस आ चुका है कि ईसीटी के अंदर कितना वोल्टेज यूज किया जाता है, कितना यूज किया जाता है, 17 to 150 वोल्ट पर वोल्टेज यूज किया जाता है, ठीक है। ड्यूरेशन, ये भी क्वेश्चंस आ चुका है, ये भी हम यहाँ थोड़ा सा लिख लेते हैं। ड्यूरेशन कितने सेकंड के लिए ये वोल्टेज यूज किया जाता है, 0.6 से 1.0 सेकंड के लिए। इतना ही सेकंड हम इलेक्ट्रिसिटी जो करंट होता है, वोल्टेज होता है, वो हम देते हैं पेशेंट को, ठीक है। कितना, 0.6 से 1 सेकेंड्स। ये भी क्वेश्चंस आ चुका है नोट सेट या किसी भी एग्जाम के अंदर। और ये क्यों देते हैं, ये जो हम वोल्टेज या इतने सेकंड के लिए दे रहे हैं, क्यों दे रहे हैं, ये क्या करता है, टू प्रोड्यूस, ये हमारे ब्रेन के अंदर क्या प्रोड्यूस करता है, जनरलाइज्ड कन्वर्जन, ठीक है। या हम क्या बोलेंगे इसको, क्लोनिक सीजर्स, ठीक है। अब क्वेश्चंस आगे भी आएगा तब हम और अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। तो ये क्यों देते हैं, 0.6 से 1 सेकंड के लिए देते हैं। और इसके पीछे रीजन क्या है, ये प्रोड्यूस करता है जनरलाइज्ड कन्वर्जन मीन्स क्लोनिक सीजर्स। ये भी क्वेश्चंस आ चुका है। तो अभी इस क्वेश्चंस का क्या है, पहली बार किसने यूज की थी, बिनी एंड कार्लेटी ने यूज किया था। कब यूज किया, 1938 के अंदर यूज किया गया था। और ये क्वेश्चंस आ चुका है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम आगे बढ़ते हैं। इज द प्रोसीजर ऑफ आर्टिफिशियल इंडक्शन ऑफ ग्रैंड मैल सीजर्स थ्रू द एप्लीकेशंस ऑफ इलेक्ट्रिकल करंट टू द ब्रेन। इन्होंने क्या बोला है कि ऐसे कौन सा प्रोसीजर है जहाँ पे इंड्यूस किया जाता है आर्टिफिशियल ग्रैंड मैल सीजर्स, किसके थ्रू, इलेक्ट्रिकल करंट के थ्रू ब्रेन के अंदर। तो कौन सा प्रोसीजर है, कौन सा, यहाँ पहला है ट्रांसक्रेनियल मैग्नेटिक स्टिमुलेशंस, ठीक है। सेकंड कौन सा है, सेकंड हम बात करते हैं रिफ्लेक्सोलॉजी, फोटोथेरेपी एंड कन्वर्जन थेरेपी, ठीक है। तो अब मैं थोड़ा सा इसके बारे में बात करता हूँ, किसके बारे में। पहला ऑप्शन हमारा क्या है, ट्रांसक्रेनियल मैग्नेटिक स्टिमुलेशंस, ठीक है। इसको हम TMS भी कहते हैं, क्या कहते हैं, TMS भी कहते हैं इसको, ठीक है, TMS भी कहते हैं। और ये यूज किया, इसमें क्या यूज किया जाता है, इसमें मैग्नेटिक फील्ड यूज किया जाता है। क्या यूज किया जाता है, मैग्नेटिक फील्ड होता है, ठीक है, लिख लेता हूँ मैं, ठीक है। क्या यूज किया जाता है, मैग्नेटिक फील्ड स्टिमुलेशंस, ठीक है, या स्टिमुलेट टू ब्रेन सेल। ब्रेन सेल के अंदर मैग्नेटिक फील्ड का यूज किया जाता है, जिससे क्या किया जाता है, ब्रेन सेल को स्टिमुलेट किया जाता है। और इसके अंदर क्या नहीं होता है, डज नॉट, ये क्या नहीं करेगा, डज नॉट इंड्यूस सीजर्स, ये सीजर्स इंड्यूस नहीं करता है, ठीक है। ये याद रखना कौन सा है, TMS ट्रांसक्रेनियल मैग्नेटिक स्टिमुलेशंस। जो सेकंड है
रिफ्लेक्सोलॉजी, ठीक है, कौन सा है, रिफ्लेक्सोलॉजी। जो रिफ्लेक्सोलॉजी होता है ये क्या होता है, अल्टरनेटिव थेरेपी होती है। कौन सी होती है, अल्टरनेटिव थेरेपी। ये क्वेश्चंस आ चुका है, अल्टरनेटिव थेरेपी। रिफ्लेक्सोलॉजी क्या होता है, अल्टरनेटिव थेरेपी होता है। और इसमें क्या है, किया जाता है, इसमें प्रेशर अप्लाई किया जाता है। कहाँ अप्लाई कर, ऑन फिट और हैंड के ऊपर। किसके अंदर, रिफ्लेक्सोलॉजी के अंदर ये अल्टरनेटिव थेरेपी का टाइप होता है और इसमें प्रेशर अप्लाई किया जाता है, फिट और हैंड के ऊपर प्रेशर अप्लाई किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट होता है फोटोथेरेपी। कौन सा है, फोटोथेरेपी, ठीक है। फोटोथेरेपी में आप सबको पता है, इसमें हम क्या यूज करते हैं, लाइट का यूज करते हैं। और लाइट के लिए किसके लिए यूज किया जाता है, नियोनेटल जॉन्डिस के लिए, ठीक है, जॉन्डिस के लिए यूज किया जाता है। या जो फोटोथेरेपी होती है ये हमारे साइकेट्री में एक और इम्पोर्टेंट डिसऑर्डर में यूज किया जाता है, जिसको हम कहते हैं SAD। SAD का आप फुल फॉर्म बताइए क्या है, सीजनल अफेक्टिव डिसऑर्डर। क्या है, सीजनल अफेक्टिव डिसऑर्डर, ठीक है। ये हमारा एक साइकेट्री का डिसऑर्डर होता है, सीजनल अफेक्टिव डिसऑर्डर। मोस्टली ये डिसऑर्डर कब होता है, विंटर के टाइम होता है, ठीक है। विंटर के टाइम क्या होता है, पर्सन को सन मीन्स उसको सूर्य की किरणें नहीं मिलती हैं, ठीक है, उसको लाइट नहीं मिलती है, जिसकी वजह से वो पर्सन किस में जाता है, वो डिप्रेशन जैसे सिम्टम्स शो करता है, या इरिटेशन जैसे सिम्टम्स शो करता है, या हम कह सकते हैं माइल्ड मेनिया जैसे सिम्टम्स शो करता है, ठीक है, माइल्ड मेनिया। तो इस पर्सन के ट्रीटमेंट के लिए भी हम क्या यूज करते हैं, सीजनल अफेक्टिव डिसऑर्डर के लिए भी हम क्या यूज करते हैं, फोटोथेरेपी या लाइट थेरेपी, ठीक है, या लाइट थेरेपी। और ये क्वेश्चंस भी आ चुका है सीजनल अफेक्टिव के लिए कि कौन सा ट्रीटमेंट यूज किया जाता है, लाइट थेरेपी। तो इसके पीछे का थोड़ा सा मैं रीजन की बात कहूँ कि क्यों होता है, क्योंकि क्या होता है कि जो हमारी लाइट होती है वो मेलेटोनिन को सिक्रेशन में हेल्प करती है, मेलेटोनिन के सिक्रेशन में हेल्प करती है। और मेलेटोनिन क्या होता है, जो हमारा सर्काडियन रिदम होता है उसके रेगुलेशन में हेल्प करता है, सर्काडियन रिदम में, ठीक है, उसके रेगुलेशन में हेल्प करता है कौन, मेलेटोनिन। और जब मेलेटोनिन ही सिक्रेशन नहीं होगा लाइट की वजह से, तो पर्सन में सर्काडियन डिस्टर्बेंस होगा, जिससे उसको डिप्रेशन या इरिटेशन या माइल्ड मेनिया जैसे सिम्टम्स आना स्टार्ट हो जाता है। तो हम उसमें भी हम फोटोथेरेपी एंड लाइट थेरेपी का यूज करते हैं। अब हम थोड़ा सा हमारे वापस क्वेश्चंस के ऊपर चलते हैं, ठीक है। क्वेश्चंस क्या था, एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें आर्टिफिशियल इंडक्शन इंड्यूस किया जाता है, कौन, क्या, ग्रैंड माल सीजर्स, किसके थ्रू, एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल करंट ऑफ द ब्रेन के अंदर, ठीक है। तो इसमें कौन सा रह गया हमारा ऑप्शन ओनली, इलेक्ट्रोकन्वर्जन थेरेपी। क्या रह गया, इलेक्ट्रोकन्वर्जन थेरेपी। अगर हम थोड़ा सा ग्रैंड माल सीजर्स के बारे में डिस्कस करना चाहें, क्योंकि ये क्वेश्चंस आ चुका है, ग्रैंड माल सीजर से भी रिलेटेड क्वेश्चंस आ चुका है, ठीक है। जनरलाइज्ड ग्रैंड माल सीजर्स, ठीक है। ये क्या होता है, इसमें क्या सडन लॉस होता है, सडन लॉस ऑफ किसका, कॉन्शियसनेस का। क्यों, फॉलोड बाय, क्यों, किस वजह से, टॉनिक। पहला फेज कौन सा था, टॉनिक, जिसमें क्या होता है, मसल स्टिफनेस होती है। क्या होती है, मसल स्टिफनेस होती है। क्या होती है, मसल स्टिफनिंग होगी, ठीक है। एंड उसके बाद में कौन सा आता है, क्लोनिक फेज। एंड क्लोनिक फेज में क्या होता है, जर्किंग मूवमेंट। क्या होता है, जर्किंग मूवमेंट होता है, जर्किंग मूवमेंट ऑफ द बॉडी, ठीक है। उसको हम क्या बोलते हैं, ग्रैंड माल या जनरलाइज्ड सीजर्स कहते हैं, ठीक है। और ये कितने सेकंड के लिए होता है, ये भी क्वेश्चन आ चुका है, 20 to 60 सेकंड के लिए होता है। कितने सेकंड के लिए आता है, 20 to 60 सेकंड के लिए आता है। ये क्वेश्चंस आ चुका है कि जो ग्रैंड माल सीजर्स होता है ECT में हम कितने सेकंड मॉनिटर करते हैं, कितने सेकंड, 20 to 60 सेकंड मॉनिटर करते हैं, ठीक है। इसके आगे ये कितने फेज होते हैं, इसमें 3 फेज होते हैं। कितने फेज होते हैं, 3 फेज होते हैं। पहला फेज होता है टॉनिक फेज। कौन सा फेज होता है, टॉनिक फेज होता है। इसमें क्या क्या देखने को मिलेगा, सडन लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस। ये क्वेश्चंस आ चुका है कि टॉनिक फेज में क्या होता है, ठीक है। जो बॉडी होगी, बॉडी क्या करेगी, रिजिड और स्टिफनेस होगी,
स्टिप होगी, बॉडी रिजिड एंड स्टिप होगी, ठीक है। और इसमें जो हमारा जो होगा, ये भी क्वेश्चंस आ चुका है कि जो टॉनिक फेज में होता है, जो क्या होता है, क्लिंच्ड होता है, बंद हो जाता है, ठीक है। और ये सेकंड फेज हम, और ये कितने सेकंड के लिए आता है, ये आता है 10 to 20 सेकंड के लिए मॉनिटर करते हैं। किस फेज को, टॉनिक फेज को, किस फेज को, टॉनिक फेज को हम 10 to 20 सेकंड के लिए, और ये क्वेश्चंस पूछे गए हैं नोट सेट के अंदर, ठीक है। अब हम बात करते हैं कौन सा, सेकंड फेज, क्लोनिक फेज, क्लोनिक फेज, ठीक है। ये टॉनिक फेज के बाद में आता है। क्लोनिक फेज में क्या होता है, जर्किंग मूवमेंट होता है, जर्किंग मूवमेंट, ये क्वेश्चंस भी पूछ लिया गया है कि क्लोनिक फेज में क्या होता है, जर्किंग, कहाँ पे, आर्म्स एंड लेग्स, ठीक है। जर्किंग मूवमेंट याद रखना कहाँ आता है, आर्म और लेग में आता है, ठीक है। और क्या होगा, सलाइवा, सलाइवा सिक्रेशन रहता है, ठीक है। और इसको हम क्या बोलते हैं, फ्रोथिंग। ये क्वेश्चंस आ चुका है कि ये सिम्टम्स कहाँ देखने को मिलता है, क्लोनिक फेज के अंदर देखने को मिलता है, फ्रोथिंग, ठीक है। जिससे क्या हो सकता है, पॉसिबल टंग बाइट कर सकता है, इसमें टंग बाइट भी हो सकता है, ठीक है। ये बाइटिंग कर सकता है, ये ध्यान रखना, ऐसे क्वेश्चंस बहुत बार पूछे गए हैं, ठीक है। इसके अलावा और ये इसमें क्या होता है, यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस, यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस, ये सिम्टम्स आ चुके हैं नोट सेट या किसी भी एग्जाम में पूछ लिए गए, ठीक है। और कितने सेकंड के लिए लास्ट होता है, 30 to 60 सेकंड के लिए हमें देखने को मिलता है। कितने सेकंड के लिए, 30 to 60 सेकंड के लिए हमें देखने को मिलता है। कौन से फेज, क्लोनिक फेज। इसके बाद में थर्ड फेज आता है, यहीं पे लिख लेते हैं, थर्ड फेज, ठीक है। थर्ड फेज का नाम क्या होता है, पोस्टिकल फेज। कौन सा, पोस्टिकल फेज, ठीक है। इसमें क्या होता है, पर्सन कंफ्यूजन में होगा, क्या होगा, कंफ्यूजन होगा, कंफ्यूजन क्या होगा, डीप स्लीप एंड डीप स्लीप में जाएगा, ठीक है। डीप स्लीप को क्या होगा, उसमें पर्सन को हेडेक भी होगा, ठीक है। हेडेक क्या होगा, और मेमोरी लॉस ऑफ इवेंट, ऐसा नहीं कि परमानेंट, कुछ इवेंट की मेमोरी लॉस होती है बट वो वापस आ जाता है। ये कौन से फेज में होता है, पोस्टिकल फेज में होता है। तो हम इस 3 फेज में होता है, पहला टॉनिक फेज होता है, ये 10 to 20 सेकंड के लिए होता है। क्लोनिक फेज कितना होता है, 30 to 60 सेकंड के लिए होता है। और लास्ट वाला फेज होता है, पोस्टिकल फेज होता है, वो हो सकता है 1 आवर्स तक चलता है, ठीक है। 30 मिनट से 1 आवर्स तक प्रॉब्लम्स होती है इसमें, ठीक है। तो हमारा कौन सा क्या क्वेश्चन था, हमारा क्वेश्चन था कि ऐसा कौन सा है टेक्निक्स या कौन सा प्रोसेस जिसमें ग्रैंड मैल सीजर्स प्रोड्यूस किया जाता है, कौन सा है, इलेक्ट्रो कन्वर्जन थेरेपी। तो आपको पूरा समझ में आया होगा कि इलेक्ट्रो कन्वर्जन के साथ साथ में रिफ्लेक्सोलॉजी क्या होता है, ये अल्टरनेटिव थेरेपी होती है, ठीक है। ये भी याद रखना, ये अल्टरनेटिव थेरेपी होती है, ठीक है। इसमें क्या प्रेशर दिया जाता है, किस पे, फीट और हैंड पे प्रेशर दिया जाता है। फोटोथेरेपी मीन्स लाइट थेरेपी होती है, जॉन्डिस के लिए किया जाता है। और साइकेट्री में कौन सा, SAD, सीजनल अफेक्टिव डिसऑर्डर, ये डिप्रेशन में आता है। हम इसको जब पढ़ेंगे तब अच्छे से मैं वहाँ पे आपको एक्सप्लेन करूँगा। और SAD के क्या होता है, ये विंटर मंथ में होता है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। इसमें सिम्टम्स आते हैं डिप्रेशन से रिलेटेड, इरिटेशन या माइल्ड मेनिया से रिलेटेड आता है, ठीक है। तो क्यों होता है, क्योंकि सर्दियों के अंदर लाइट कम मिलती है, जिससे मेलेटोनिन सिक्रेशन नहीं हो पाता। मेलेटोनिन क्या करता है, हमारे सर्काडियन रिदम को, स्लीप पैटर्न को मेंटेन करता है। जब स्लीप पैटर्न मेंटेन नहीं होता है तो पर्सन को सिम्टम्स आना स्टार्ट हो जाता है। तो फिर हम पर्सन को कौन सा देंगे, लाइट थेरेपी देते हैं, मीन्स लाइट के सामने बिठाते हैं सर्दियों के अंदर, फिर वो धीरे धीरे ठीक हो जाता है, ठीक है। उसके फिर हमने डिस्कस किया था जनरलाइज्ड ग्रैंड मैल सीजर्स होता है क्या, ठीक है। इसमें क्या सडन लॉस होता है कॉन्शियसनेस का, एंड क्लोनिक फेज होता है, पोस्टिकल फेज होता है। तो ये आपको समझ में आएगा, टॉनिक फेज में क्या होता है, सडन लॉस होता है कॉन्शियसनेस का, बॉडी रिजिड और स्टिफनेस होती है, एंड 10 to 20 सेकंड। क्लोनिक फेज होता है 30 to 60 सेकंड। और नेक्स्ट होता है पोस्टिकल फेज, जिसमें मेमोरी लॉस भी होती है, बट इतनी कोई बड़ी प्रॉब्लम्स नहीं होती, वो ठीक हो जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं हमारे क्वेश्चंस की ओर, नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर हम चलते हैं। A client is having electroconvulsion therapy for the treatment of severe depression, कि एक पर्सन है सीवियर डिप्रेशन के लिए वो क्या ट्रीटमेंट ले रहा है, ECT ले रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिकेट डेट द क्लाइंट ECT हैज़ बीन इफेक्टिव, कि कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे कि हमारी ECT इफेक्टिव है या नहीं, हम क्या मॉनिटर करेंगे, ठीक है। तो इसमें पहला ऑप्शन है क्लाइंट लॉस कॉन्शियसनेस, ये तो कौन से फेज में आएगा, क्लोनिक फेज में आता है, ठीक है। क्लाइंट वोमिट
नहीं, वॉमिट नहीं करना चाहिए, वॉमिट का वो एस्पिरेट कर सकता है, ठीक है, तो ये इंडिकेटर नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट है क्लाइंट ईसीजी इंडिकेट टेकिकार्डिया, ये भी होता है बट ये कोई इंडिकेटर नहीं होता है, ठीक है। एंड क्लाइंट हैज ग्रैंड माल सीजर्स, कि क्लाइंट को क्या चाहिए, ग्रैंड माल सीजर्स, तो ये हमारा क्या होता है, इफेक्टिव होता है। इससे हमें पता चलता है कि पर्सन को ईसीटी जो हम दे रहे हैं, जो ट्रीटमेंट दे रहे हैं, जो करंट दे रहे हैं, वोल्टेज दे रहे हैं, वो इफेक्टिव होता है, ठीक है। तो इसमें जो फ्लो रेट होती है ईसीटी के अंदर, जो फ्लो रेट होती है करंट की, ठीक है, तो इसमें कितना होता है 200 से 1600 मिली एम्पियर पर सेकंड। ये भी क्वेश्चंस आ चुका है कि करंट की फ्लो रेट कितनी होती है। और टॉनिक क्लोनिक जो फेज होता है, जो टॉनिक क्लोनिक से हमें पता चलता है, तो हम उसको मॉनिटर करेंगे कितना 26-60 सेकंड। जब हम इलेक्ट्रिसिटी करंट दे देते हैं कितने सेकंड, 0.6 से 1 सेकंड तक हम दे देंगे, तो हमें उसके बाद में हम मॉनिटर करेंगे कि ये इतने टाइम तक उसको सीजर्स आना चाहिए। जब ये सीजर्स आएंगे तभी हम ये कहेंगे कि हमारा जो करंट दे रहे हैं वो इफ़ेक्टिव है, ट्रीटमेंट इफ़ेक्टिव है। ये याद रखना, इसी के बारे में हमें पता चलता है कि हमारा ट्रीटमेंट इफ़ेक्टिव है या नहीं है। और वीक में कितना देंगे, ऐसा तो नहीं वीक में हर दिन देना स्टार्ट कर दें। जो फ्रीक्वेंसी होती है ईसीटी की, ये भी क्वेश्चंस आ चुका है, 3 ईसीटी पर वीक। एक वीक में कितना, 3 ईसीटी पर वीक, ठीक है। एक ईसी मीन्स हर दिन एक दिन छोड़ के एक दिन हम ईसीटी देते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं कि हम हर दिन ईसीटी, एक दिन छोड़ के एक दिन, तो 3 ईसीटी। ये भी क्वेश्चंस आ चुका है नोट सेट के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर हम आगे बढ़ते हैं। टाइम ड्यूरेशन ऑफ ईसीटी एज पर द अमेरिकन साइकेट्रिक एसोसिएशंस, तो टाइम हमने अभी डिस्कस किया था 0.6 से कितना है 1 सेकेंड, 0 से 1 सेकेंड, ठीक है। तो यहाँ पे 1 या 1.2, किसी बुक्स में 1 या 1.2 लिखा हुआ है, ठीक है। ये क्वेश्चन आया था यूपीएससी के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा 0.6 से 1 के आसपास कौन है, 0.6 से ये है, 0.7 से लेके 1.5 सेकेंड, ठीक है। ये हमारा आंसर नहीं होगा क्योंकि ये लेस देन 0.6 से नीचे चला जाता है और ये 1 सेकेंड से भी नीचे है, ठीक है। तो 0.7 से 1.5, बट अधिकतर जो आंसर राइट माना गया है 0.6 से, या तो कभी 1.2 या 1.0 ही आंसर राइट माना गया है, ठीक है। तो ये हमारा राइट आंसर होगा ईसीटी का, कि हम इतने टाइम तक हम ईसीटी करंट जो टाइम ड्यूरेशन होता है वो ये देते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट हम क्वेश्चंस आगे की ओर बढ़ते हैं। देखो ये क्वेश्चन तो बहुत बार एग्जाम है, जैसे आयुष मिनिस्ट्री का एग्जाम हुआ, नवोदय स्टाफ नर्स का एग्जाम हुआ, RAK-MSc, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट लग रहा है। जैसे देखते हैं, इन फॉलोइंग विच इज ए मेजर प्राइमरी इंडिकेशन ऑफ ईसीटी, कि प्राइमरी या मेजर इंडिकेशंस क्या होता है ईसीटी का, तो हमें, ठीक है। तो इसमें क्या दे रखा है, सीवियर डिप्रेशन विथ सुसाइड, ठीक है। सेकंड क्या है, सीवियर मेनिया है, ठीक है। थर्ड क्या है, फोबिया है, एंड हिस्टेरिया है। तो प्राइमरी जो इंडिकेशन होता है, मोस्ट कॉमन जो इंडिकेशंस होता है वो हम दिया जाता है मेजर डिप्रेशन के लिए। मोस्ट कॉमन किसके लिए देते हैं, मेजर डिप्रेशन। और मेजर डिप्रेशन में कौन सा, इनवोल्यूशनल मेलेंचोलिया, या तो इसमें यह आ सकता है मेलेंचोलिया डिप्रेशंस या इनवोल्यूशन मेलेंचोलिया। और ये इनवोल्यूशन मेलेंचोलिया क्या होता है, इसमें जो पर्सन होता है फ्रीक्वेंट क्राइम करता है, फ्रीक्वेंटली क्राइम, ठीक है। और इसमें क्या होता है, एनहेडोनिया सिम्टम शो करता है। एनहेडोनिया मीन्स लॉस ऑफ प्लेजर, ठीक है। तो ये इनवॉलेंशियम मोस्ट कॉमन जो मेजर इंडिकेशंस होता है वो कौन सा होता है मेजर डिप्रेशन होता है, ठीक है। इसके अलावा और कौन कौन से होते हैं, इसके अलावा इसके अदर में हम ये कह सकते हैं मेनिया, ठीक है, मेनिया में हो सकता है। इसके अलावा और कौन सा होता है, सीजोफ्रेनिया, ठीक है, सीजोफ्रेनिया में केटाटोनिया, ये अदर डिसऑर्डर्स में इंक्लूड किया गया है, ठीक है। तो इसके अंदर मोस्ट कॉमन तो क्या है हमारा, मोस्ट कॉमन तो होता है मेजर डिप्रेशन में 80 to 90%,
पेशेंट ट्रीटमेंट के लिए हम यही यूज करते हैं इसके अंदर। अदर के अंदर हम ये कह सकते हैं कैटाटोनिया हो गया, या एक और होता है पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स के अंदर, ये भी क्वेश्चंस आ गए हैं पर्सनैलिटी डिसऑर्डर एंड ओसीडी के अंदर, ठीक है, अदर के। बट इनमें पहले मेडिसिन से हम ठीक करने की कोशिश करते हैं, मेडिसिन से फिर नहीं होता है तब हम जाते हैं ईसीटी के ऊपर। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। प्राइमरी इंडिकेशन या मेजर इंडिकेशन तो ओनली किस में होता है, सीवियर डिप्रेशन विथ सुसाइडल रिस्क में होता है, ठीक है। इसके अलावा सीवियर मेनिया, ठीक है, बट पहले हम मेडिसिन से करते हैं मेनिया। फोबिया हिस्टीरिया इसमें हम यूज नहीं करते हैं, ठीक है, इनमें हम यूज नहीं करते हैं। ओनली मेनिया जो भी वो कौन सा होता है पहले मेडिसिन से करते हैं, फिर उसके बाद में हम आगे फॉरवर्ड करते हैं ईसीटी के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम आगे चलते हैं। फॉलोइंग आर द इंडिकेशंस ऑफ इलेक्ट्रोकन्वर्जन थेरेपी एक्सेप्ट, कि कौन सा है जो हम जिसमें इलेक्ट्रोकन्वर्जन देते हैं उसके अलावा हम नहीं देते हैं, ठीक है। तो पहला कौन सा है, किस में देते हैं किस में नहीं देते हैं, ठीक है। पहला मेजर डिप्रेशन में देते हैं, साइकोसिस सिजोफ्रेनिया में देते हैं, कैटाटोनिया में देते हैं, अभी हमने पीछे डिस्कस किया था, और पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर पीटीएसडी में हम ईसीटी नहीं देते हैं। तो इसमें एक्सेप्ट पूछा है कि किस में नहीं देते हैं, तो किस में नहीं देते हैं, किसमें पीटीएसडी में नहीं देते हैं। और ये क्वेश्चंस एम्स रायपुर के जो स्टाफ नर्स का एग्जाम हुआ था 19 में, वहाँ पूछा गया था कि ईसीटी हम किस में नहीं देते हैं, तो पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर में नहीं देते। आप ये याद रखना, पर्सनैलिटी डिसऑर्डर एंड ओसीडी इसी के अंदर दिया जाता है, बाकी किसी में नहीं दिया जाता है, ठीक है। फिर हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन के आगे चलते हैं। ईसीटी इज कंसिडर्ड मोस्ट इफेक्टिव इन ट्रीटमेंट पेशेंट विद, कि ईसीटी मोस्ट इफेक्टिव ट्रीटमेंट कौन से में होता है। तो पहला इनवॉल्यूंटरी मेलेंचोलिया, अभी हमने ऊपर डिस्कस किया था। इसमें क्या होता है कि फ्रिक्वेंट क्राइंग करता है, एनहेडोनिया होता है, या फियरफुल भी सिम्टम्स आते हैं, ठीक है। तो मोस्ट कॉमन तो यही हो गया, ठीक है। मेनिया, ठीक, मेनिया में देते हैं, ठीक है। सब्सटेंस एब्यूज में नहीं देते और एंजाइटी डिसऑर्डर में नहीं देते। बट मोस्ट कॉमन, इसने मोस्ट इफेक्टिव पूछा है, ठीक है। तो मोस्ट इफेक्टिव में तो कौन सा आएगा, इनवॉलेंशियल मेलेंचोलिया, क्योंकि ये डिप्रेशन का पार्ट होता है, ठीक है। मोस्ट इफेक्टिव, अगर इसमें ये दो ऑप्शन पूछता है तो ये दोनों ऑप्शन राइट होते हैं, मगर इसमें मोस्ट ऑप्शंस पूछा हुआ है तो मोस्ट ऑप्शन तो कौन सा होगा, इनवॉलेंशियल मेलेंचोलिया होता है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं, ये इंपॉर्टेंट है क्वेश्चंस, ठीक है। मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ ईसीटी, कि ईसीटी की फॉर्म कौन सी यूज की जाती है इन डिप्रेशन के अंदर, ठीक है, या हॉस्पिटल के अंदर, किसी भी ट्रीटमेंट के अंदर। तो मोस्ट कॉमन ये 2 टाइप की होती है। कितनी टाइप की होती है, 2 टाइप की होती है। ईसीटी कितने टाइप की होती है, थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। 2 टाइप की होती है, डायरेक्ट ईसीटी एंड या इनडायरेक्ट ईसीटी, ठीक है। जो डायरेक्ट होता है वो अनमॉडिफाइड ईसीटी होता है, और जो इनडायरेक्ट होता है वो मॉडिफाइड होता है। कौन सा होता है, मॉडिफाइड ईसीटी होता है, ठीक। इसमें पूछा मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ ईसीटी यूज इन द हॉस्पिटल, ठीक है। तो जो डायरेक्ट ईसीटी या अनमॉडिफाइड ईसीटी होता है, इसमें हम क्या यूज करते हैं, ये क्वेश्चंस आ चुके हैं। ईसीटी यूज विदाउट ड्रग्स, इसमें ड्रग्स यूज नहीं की जाती। अभी हम ड्रग्स में कौन कौन सी, जैसे नो एनेस्थेसिया यूज नहीं किया जाता है, तो इस वजह से हमने इसको क्या कर दिया, नॉट यूज। जो डायरेक्ट होता है नॉट यूज कॉमनली, अब हम इसको यूज नहीं करते हैं क्योंकि इसमें कोई ड्रग्स यूज नहीं की जाती है। नो एनेस्थेसिया दिया जाता है, एनेस्थेसिया भी नहीं दिया जाता है, ठीक है। अब हम बात करें किसकी, डायरेक्ट की। तो डायरेक्ट का दूसरा नाम क्या है, मॉडिफाई ईसीटी होता है। और ईसीटी विद ड्रग्स, और ईसीटी हमेशा किसके साथ देंगे, ड्रग्स के साथ में देंगे। एंड एनेस्थेसिया विथ रिक्वायर्ड, एनेस्थेसिया इसमें रिक्वायर्ड होता है जी। और ये आजकल ईसीटी कॉमनली ईसीटी कौन सी यूज की जाती है, इनडायरेक्ट या मॉडिफाइड। तो हमारा यहाँ पे आंसर क्या होगा, मॉडिफाइड ईसीटी होगा। मॉडिफाइड का दूसरा नाम क्या, इनडायरेक्ट। ये याद रखना, इनडायरेक्ट होता है,
ठीक है। तो अगर हम थोड़ा सा ड्रग्स के बारे में पूछें कि कौन कौन सा इसमें इनडायरेक्ट या मॉडिफाइड में कौन कौन सी ड्रग्स यूज किया जाती है, ठीक है, क्योंकि एक मोस्ट इंपॉर्टेंट बहुत बार ऐसे क्वेश्चंस पुट अप किए गए, ठीक है। तो पहला हम लिख रहे हैं एंटी कोलिनर्जिक ड्रग्स। कौन सी ड्रग्स है? एंटी कोलिनर्जिक ड्रग्स। कौन सी ड्रग्स है? एंटी कोलिनर्जिक ड्रग्स, जिसमें क्या है? एट्रोपिन सल्फेट। एट्रोपिन सल्फेट, ये क्वेश्चंस आ चुके हैं, पूछ लिया गया है, ठीक है। सेकंड हम बात करें एनेस्थेटिक ड्रग्स। कौन सी? एनेस्थेटिक ड्रग्स या एजेंट। तो इसमें क्या है? थियोपेंटल सोडियम। थियोपेंटोन सोडियम, ठीक है। और थर्ड है इसमें हमारी कौन सी? मसल्स रिलैक्सेंट। मसल्स रिलैक्सेंट, ठीक है। इसमें हम यूज करते हैं, मोस्टली यूज करते हैं सक्सिनाइल कोलिन। कौन सी यूज करते हैं? सक्सिनाइल कोलिन यूज करते हैं। हम ये अभी आगे भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। या पहले यहीं पे डिस्कस कर लेते हैं कि ये ड्रग्स होती क्या है, ठीक है, या हम इनको आगे डिस्कस करें। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर कौन सा होगा? मॉडिफाई ईसीटी होगा। अभी आगे क्वेश्चन आएगा तब हम इनको अच्छे से वहाँ पे एक्सप्लेन कर लेंगे, ठीक है। तो मॉडिफाई ईसीटी क्यों होता है? क्योंकि इनमें इन ड्रग्स का यूज किया जाता है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन के आगे देखते हैं। मॉडिफाई ईसीटी इज नॉट गिवन फ्रीक्वेंटली ऑन रूटीन प्रैक्टिस बिकॉज ऑफ। मॉडिफाई जो ईसीटी है वो नहीं देते हैं। क्यों नहीं देते हैं? नॉट फ्रीक्वेंटली यूज इन प्रैक्टिस के अंदर। तो उसके पीछे रीजन क्या है? नॉट मायोकार्डियल इन्फार्क्शंस, नहीं ईसीटी, मॉडिफाई ईसीटी से ऐसा नहीं होता है कि हम एमआई हो सकता है, ठीक है। ऑस्टियोपोरोसिस, ऐसा भी नहीं होता है। रेस्पिरेटरी डिफिकल्टीज, हाँ रेस्पिरेटरी डिफिकल्टीज होती हैं, बट हम उसको मॉनिटर करते हैं, अभी मैं बताऊंगा कैसे होता है, ठीक है। एंड नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ एनेस्थेटिक, ठीक है। क्या मीन्स क्वेश्चंस क्या पूछ रहा है कि मॉडिफाइड ईसीटी नॉट गिवन फ्रीक्वेंटली ऑन रूटीन प्रैक्टिस बिकॉज। क्यों नहीं देते हैं? क्योंकि इसमें राइट आंसर होगा बी। राइट आंसर क्या? नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ एनेस्थेसिया पर्सन, कि एनेस्थेसिया वाले पर्सन अवेलेबल नहीं होते हैं, इसलिए हम इसको फ्रिक्वेंटली यूज नहीं करते हैं, ठीक है। बट आजकल एनेस्थेसिया वाले हर हॉस्पिटल में होते हैं, तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा मॉडिफाई करके पूछा गया है, बट आजकल वो हर जगह होते हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि हम इसको यूज नहीं करते, और वैसे यूज हम इसी को करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वोल्टेज नीड टू प्रोड्यूस सीजर्स वाइल गिविंग ईसीटी, कि कितना वोल्टेज का यूज किया जाता है ड्यूरिंग ईसीटी के अंदर। तो हमने पीछे डिस्कस करके आया था 70 to 150 वोल्ट्स का यूज किया जाता है, और कितने सेकंड के? 0.6 से 0.1 सेकंड के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। तो इसमें राइट आंसर क्या होगा? डी होगा, ठीक है। 70 to 150 वोल्ट्स का यूज किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्यूरेशन ऑफ ईसीटी। ड्यूरेशन ऑफ ईसीटी सबको पता है 0.6 से कितना है? 0.6 से 1 सेकेंड, ठीक है, 1 मिनट तक, ठीक, 1 मिनट, सॉरी 1 मिनट नहीं, 1 सेकेंड के लिए, ठीक है। तो इसमें भी थोड़ा सा ये क्वेश्चन अब नॉर्मल तरीके से पूछा है इग्नू में, इनमें, ठीक है, कि 0.6 से होता है, 0.1 से नहीं होता है, ठीक है। बट यहाँ पे राइट इसलिए मानेंगे कि 1 मिनट नहीं होता है, 1 से 2 मिनट भी नहीं होता है, 20 to 30 सेकंड भी नहीं होता है, इसलिए हम इसको राइट आंसर इसी को बोलेंगे। बट 0. कितना होता है? 0.6 से 1 सेकंड तक होता है, ठीक है। तो ये राइट आंसर इसमें यही मानेंगे, क्योंकि इसकी रेंज में यही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं ड्यूरिंग ईसीटी। ईसीटी में क्या है? इलेक्ट्रोड्स आर प्लेस्ड ऑन, कि जो ईसीटी में जो इलेक्ट्रोड्स प्लेस्ड करते हैं वो कहाँ करते हैं, किस जगह पे करते हैं, ठीक है। तो जो इलेक्ट्रोड्स प्लेस करते हैं कौन से में? डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कौन से में यूज करेंगे? मॉडिफाइड ईसीटी में हम यूज करेंगे, ठीक है। इलेक्ट्रोड्स को हम प्लेस कहाँ करते हैं? मॉडिफाइड ईसीटी में यूज करते हैं। तो इलेक्ट्रोड जो प्लेसमेंट होता है वो 2 टाइप से होता है। इसमें ऑप्शन क्या है? पहला सबमैंडिबल रीजन, टेम्पोरल रीजन, सुप्रामैंडिबुलर रीजन एंड ऑक्सीपिटल रीजन्स, ठीक है। तो इसमें हम राइट आंसर हमारा होगा टेम्पोरल रीजन पे। हम जो इलेक्ट्रोड्स प्लेस करते हैं वह कहाँ करते हैं? टेम्पोरल रीजन में करते हैं। तो हम इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं कि टेम्पोरल रीजन में कहाँ कैसे करते हैं, ठीक है। पहला होता है बायलेटरल। कौन सा होता है? बायलेटरल, ठीक है। जो प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रोड्स, ये हम हेडिंग डालें प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रोड्स।
पहला कौन सा है, बायलेटरल। ठीक है, बायलेटरल में क्या होता है, इलेक्ट्रो, हम पहले लिख लेता हूँ कि जो इलेक्ट्रोड्स आप प्लेस करते हैं 1 इंच अबव, ठीक है, लिखता हूँ इलेक्ट्रोड्स आर प्लेस्ड 1 इंच, 1 इंच कहाँ, अबाउ द इमेजनरी लाइन, कहाँ ड्रॉ करेंगे, ड्रॉ बिटवीन आउटर कैंथस, आउटर कैंथस हमारा आई का आउटर कैंथस ऑफ आई टू द कहाँ तक, ट्रेगस एरिया, कौन सा एरिया, ट्रेगस ऑफ ईयर, ट्रेगस कौन सा, यहाँ से सीधा ये वाला। ठीक है, तो इसके ऊपर हम क्या करेंगे, 1 इंच अबाव, इस यहाँ हमने ये है, इसके 1 इंच अबाव हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रोड्स आप प्लेस करेंगे। ठीक है, ट्रेगस ऑफ द ईयर ऑन बोथ साइड ऑफ टेम्पोरल रीजन, बोथ साइड ऑफ टेम्पोरल रीजन ऑफ हेड। ठीक है, जैसे ये हमारा क्या है, हम यहाँ पे स्ट्रक्चर बनाते हैं। ठीक है, ये हमारा आई हो गया, ये हमारा ईयर हो गया, तो यहाँ से ट्रेगस और आउटर कैंथस, ठीक है, यहाँ से 1 इंच अबाव, यहाँ पे दोनों साइड में 1 इंच अबाव, यहाँ पे हम इलेक्ट्रोड्स प्लेस करते हैं 1 इंच मीन्स कितना सेंटीमीटर, 2.5 सेंटीमीटर अबाव, दोनों आउटर कैंथस टू ट्रेगस ऑफ ईयर 1 इंच अबाव। ठीक है, बहुत सारे कौन से रीजन में, टेम्पोरल रीजन के अंदर, कौन से रीजन में, टेम्पोरल रीजन के अंदर। और ये कौन सा होता है, बायलेटरल होता है। सेकंड होता है यूनिलेटरल, कौन सा, यूनिलेटरल। यूनिलेटरल में 1 इलेक्ट्रोड ही प्लेस किया जाता है, कौन से, नॉन डोमिनेंट साइड में 1, ये भी क्वेश्चंस आ चुका है, 1 इलेक्ट्रोड्स प्लेस्ड कौन सी साइड में, ऑन नॉन डोमिनेंट साइड में, ये क्वेश्चंस आ चुका है, नॉन डोमिनेंट साइड में। जैसे इन जो राइट हैंडेड पर्सन होगा, राइट हैंडेड पर्सन ऑन लेफ्ट साइड, कौन सी साइड में, लेफ्ट साइड के अंदर। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये सेफ एंड ये सेफ होती है। ठीक है, एंड इसके जो साइड इफेक्ट होते हैं वो क्या होते हैं, मिनिमम होते हैं, साइड इफेक्ट मिनिमम। ठीक है, जैसे मैं थोड़ा डायग्राम बनाता हूँ, यहाँ इसमें एक और क्वेश्चन पूछा हुआ है यहाँ पे। ठीक है, नॉन डोमिनेंट साइड में करेंगे, ठीक है, आउटर कैंथस कहाँ पे, एक यहाँ पे होता है, ये ऐसे लाइन खींचेंगे। ठीक है, तो इस जो पोजीशन होता है इसको हम बोलते हैं डी इलिया पोजीशन। क्या बोलते हैं, डी इलिया पोजीशन। ये क्वेश्चंस आ चुका है कि यूनिलेटरल में इलेक्ट्रोड्स कहाँ प्लेस करते हैं, डी इलिया पोजीशन, ये क्वेश्चंस आ चुका है। ठीक है, कौन से, यूनिलेटरल साइड में। और जो ईसीटी जो प्लेस्ड करते हैं मॉडिफाइड के अंदर, ठीक है, वो हम कहाँ करते हैं, टेम्पोरल रीजन में करते हैं। तो ये याद रखना, डी इलिया पोजीशन हम यूनिलेटरल में करते हैं, कहाँ पे होता है, इस जगह पे होता है, जो डी इलिया पोजीशन में हम इनको यूज करते हैं। ठीक है, तो ये हमारे क्वेश्चंस क्लियर है कि ईसीटी इलेक्ट्रोड्स कहाँ प्लेस करें, टेम्पोरल रीजन में, न तो हम सब मैंडिबुलर में करते हैं, न सुप्रा में, न ऑक्सीपिटल पीछे की साइड में, तो हम यूज करते हैं टेम्पोरल रीजन में। और एक लाइन खींचते हैं आउटर कैंथस, ये भी क्वेश्चन आ चुका, आउटर कैंथस ऑफ आइस से कौन सा, ट्रेगस ऑफ द ईयर, और 1 इंच मीन्स 1 इंच में 2.5 सेंटीमीटर अबाव। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम आगे बढ़ते हैं। ए न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग एजेंट इन एडमिनिस्टर्ड टू ए क्लाइंट बिफोर ईसीटी थेरेपी, नर्स शुड केयरफुली ऑब्जर्व द क्लाइंट फॉर, कि हम ईसीटी दे रहे हैं, ईसीटी देने में हम क्या कर रहे हैं, कुछ हमने जो इंजेक्शन की बात की थी कि कौन कौन से इंजेक्शन यूज करते हैं इनडायरेक्ट या मॉडिफाइड ईसीटी में। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा ब्लॉकिंग न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग एजेंट इज एडमिनिस्टर्ड टू ए क्लाइंट बिफोर ईसीटी, की ईसीटी से पहले हम जो हम दे रहे हैं, ठीक है, तो हम वो क्यों दे रहे हैं, उनके पीछे रीजन क्या है, या क्या चीज़ हमें ऑब्जर्व करना है, क्या साइड इफेक्ट हो सकता है। तो मैं आपको इन तीनों चीज़ें एक्सप्लेन कर देता हूँ। ठीक है, इनडायरेक्ट और मॉडिफाइड में अभी हम जैसे हमने ऊपर भी लिखा था, पहला कौन सा था, एंटीकोलर्जेनिक, यही लिखा था एंटीकोलर्जेनिक। ठीक है, तो इसमें हम कौन सा दे रहे हैं, एट्रोपिन सल्फेट दे रहे हैं, एट्रोपिन सल्फेट दे रहे हैं। ठीक है, जो एट्रोपिन सल्फेट दे रहे हैं उसके पीछे रीजन कितने डोज देते हैं, इसकी डोज भी पूछे 0.6 mg।
ठीक है, ये एक मिनट, हाँ, पहली कौन सी ड्रग्स है, एंटी कोलिनर्जिक एट्रोपिन सल्फेट 0.6 mg। ये वर्क क्या करती हैं, ये क्वेश्चन आ चुका है। ये इंक्रीज करेगा किसको, सिंपैथेटिक एक्शन को। किसको इंक्रीज करना है, सिंपैथिक एक्शन को इंक्रीज करता है। जब सिंपैथेटिक एक्शन इंक्रीज होगा तो क्या होगा, डिक्रीज जीआई सिक्रेशन। क्या होगा, डिक्रीज जीआई सिक्रेशन। और जीआई सिक्रेशन कम होगा तो डिक्रीज चांस होगा किसका, एस्पायरेशन, डिक्रीज चांस ऑफ एस्पायरेशन, डिक्रीज चांस ऑफ एस्पायरेशन। और इसकी जो डोज होती है, अगर हम आईएम दे रहे हैं, ये क्वेश्चन आज का है, तो हमें बिफोर 30 मिनट ऑफ ईसीटी, 30 मिनट से पहले देंगे। अगर हम आईवी दे रहे हैं तो ये भी क्वेश्चन का बिफोर 5 मिनट ऑफ ईसीटी। ये कौन सी ड्रग्स है हमारी, एंटी कोलिनर्जिक ड्रग्स मीन्स एट्रोपिन सल्फेट। ठीक है, अब हम सेकंड की बात करते हैं, एक मिनट, पहला हम देंगे एंटी कोलिनर्जिक, सेकंड देंगे एनेस्थेटिक ड्रग्स। एनेस्थेटिक ड्रग्स, एनेस्थेटिक ड्रग्स में कौन सी दे, या इसको हम क्या बोलेंगे, एंटी एंजाइटी ड्रग्स। एंटी एंजाइटी ड्रग्स, कौन सी, एंटी एंजाइटी ड्रग्स हम यूज कर रहे हैं। ठीक है, अब एंटी एंजाइटी ड्रग्स में हम क्या कौन सी यूज कर रहे हैं, ये क्वेश्चन आ चुका है, थियोपेंटल सोडियम, ये आ चुका है। ठीक है, एंटी एनेस्थेटिक या एंटी एंजाइटी कौन सी है, थियोपेंटल सोडियम, और इसकी डोज कितनी है, 0.25 से 0.50 ग्राम, ये यूज करें। और ये काम क्या करती है, ये एक्शन करता है सेडेशन में, किसमें, सेडेशन में। ठीक है, सेडेशन से क्या होगा, डिक्रीज पर्सन को एंजाइटी होगी ड्यूरिंग ईसीटी। तो ये कौन सी है, एनेस्थेटिक ड्रग्स या एंटी एंजाइटी कौन सी है, थियोपेंटल सोडियम, और ये काम करता है डिक्रीज एंजाइटी के अंदर काम करती है। ठीक है, नेक्स्ट हम थर्ड ड्रग्स की बात करें, थर्ड कौन सी देखिए, मसल्स रिलैक्सेंट। मसल्स रिलैक्सेंट कौन सी है, मसल्स रिलैक्सेंट। इसमें हम बात कर रहे हैं सक्सिनाइल कोलिन की, सक्सिनाइल कोलिन की हम बात करते हैं। ठीक है, सक्सिनाइल कोलिन, इसकी डोज कितनी होगी, 30 to 50 mg। किसकी, जो मसल रिलैक्सेंट यूज करें सक्सिनाइल कोलिन की 30 to 50 mg। और इसका एक्शन क्या होगा, ये एक्शन होगा न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग एजेंट, न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग एजेंट। कौन सा, न्यूरो ब्लॉकिंग एजेंट। तो ये काम क्या करेगा, ये काम करेगा टू प्रिवेंट, ये क्वेश्चन आ चुका है, टू प्रिवेंट बोन्स फ्रैक्चर एंड डिसलोकेशंस। कौन सी, मसल्स रिलैक्सेंट ड्रग्स, ये आ चुका है, सक्सिनाइल कोलिन ये आ चुका है। तो हम प्रिवेंट करते हैं बोन फ्रैक्चर एंड डिसलोकेशन को, थर्ड नंबर की। तो पहली हमने कहा था एंटी कोलिनर्जिक, जिसमें एट्रोपिन सल्फेट था, उसका काम था डिक्रीज सिक्रेशन करना, जिससे क्या होगा, एस्पायरेशन नहीं होगा। सेकंड था एनेस्थेटिक ड्रग्स, जिसका था थियोपेंटल सोडियम, ये एंजाइटी में हेल्प करती है, एंजाइटी को रिड्यूस करती है। थर्ड है मसल्स रिलैक्सेंट, कौन सी ड्रग्स है, सक्सिनाइल कोलिन, जो हम यूज करते हैं किसके लिए, बोन को फ्रैक्चर होने से प्रिवेंट करने के लिए। तो हम हमारे क्वेश्चंस की साइड में चलते हैं कि हमारे क्वेश्चंस क्या था, कि कौन सा एक ऐसा न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग एजेंट जो हम यूज कर रहे हैं क्लाइंट को बिफोर ईसीटी शुड केयरफुली ऑब्जर्व। न्यूरोमस्कुलर, न्यूरोमस्कुलर हमें अभी लिखा, न्यूरोमस्कुलर कौन सी थी, मसल्स रिलैक्सेंट, और मसल्स रिलैक्सेंट देंगे। ठीक है, तो उस टाइम पे हम क्या करें, तो इसका मैं साइड इफेक्ट भी लिख लेता हूँ आपको यहाँ पे, इसके साथ ये भी क्लियर हो जाएगा। ठीक है, जो हम कौन सी यूज करते हैं, न्यूरोमस्कुलर एजेंट करते हैं, कौन सी, सक्सिनाइल कोलिन। तो इसका एक साइड इफेक्ट आता है, एक कॉम्प्लिकेशन होती है, जिसको हम कहते हैं रेस्पिरेटरी डिफिकल्टीज। ये क्वेश्चंस, ये हमारा यही क्वेश्चन है, रेस्पिरेटरी डिफिकल्टीज, क्योंकि ये हमारे लंग्स की मसल्स को भी क्या कर देता है, रिलैक्स कर देता है, जिसकी वजह से क्या होगा पर्सन को, ठीक है, रेस्पिरेटरी में प्रॉब्लम होना स्टार्ट हो जाता है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग एजेंट दे रहा है, तो नर्स क्या ऑब्जर्व करेगी, रेस्पिरेटरी डिफिकल्टीज। किसको ऑब्जर्व करेगी, रेस्पिरेटरी डिफिकल्टीज को ऑब्जर्व करेंगी। कब है, जब हम कौन से ड्रग्स, सक्सिनाइल कोलिन ड्रग्स यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हो चुका है कि इस ड्रग्स में हम क्या मॉनिटर करते हैं, हमें मॉनिटर करते हैं रेस्पिरेटरी डिफिकल्टीज को हम मॉनिटर करते हैं। तो आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। ठीक है, नेक्स्ट हम क्वेश्चंस की ओर आगे चलते हैं। ठीक है,
एब्सोल्यूट या मेजर कॉन्ट्रा इंडिकेशन ऑफ ईसीटी, कि ईसीटी का मेजर कॉन्ट्रा इंडिकेशंस क्या होता है, कब हम ईसीटी यूज नहीं करते हैं, किस कंडीशन में हम यूज नहीं करते। तो मेजर यानी पहले हम लिखते हैं मेजर कॉन्ट्रा इंडिकेशन। मेजर कॉन्ट्रा इंडिकेशन होता है या एब्सोल्यूट, इस नाम से भी आता है एब्सोल्यूट इंक्रीज आईसीपी। जब अगर आईसीपी बढ़ा हुआ है, इंट्राक्रैनियल प्रेशर बढ़ा हुआ है, तब हम ये यूज चीज़ नहीं करेंगे, ईसीटी यूज नहीं करेंगे। तो इसमें लिखा हुआ है इंक्रीज इंट्राक्रैनियल प्रेशर, इसमें हम यूज नहीं करेंगे। इसके अलावा रिलेटिव कौन सा हो सकता है, मायोकार्डियल इन्फार्क्शन, वहाँ भी हम मॉनिटर करना होता है। या हिस्ट्री ऑफ कार्डियोवास्कुलर, क्योंकि किसी को कार्डियोवास्कुलर प्रॉब्लम्स हो, ठीक है, जैसे एमआई हो गया, ठीक है। या हाई रिस्क प्रेगनेंसी, हाई रिस्क, इनसे सबसे क्वेश्चंस आ चुका है नोट सेट या किसी भी एग्जाम में, ठीक है। या इसके अलावा कौन सा है, कोई भी मेटल हमारी बॉडी में इम्प्लांट है, मेटेलिक इम्प्लांट इन बॉडी, इम्प्लांट इनटू बॉडी में इम्प्लांट, जैसे फॉर एग्जांपल पेस मेकर, हम उस टाइम भी हम इसको यूज मॉनिटर करके देते हैं, ठीक है। या रेटिनल डिटेचमेंट, अगर किसको क्या है, रेटिनल डिटेचमेंट है, पर्सन को क्या है, रेटिनल डिटेचमेंट है, ठीक है। या किसी पर्सन को डिमेंशिया है, ठीक है। या पर्सन क्या है, एल्डरली है, इनमें हम क्या है, रिलेटिवली हम इनको मॉनिटर करके ही हम दे सकते हैं, ऐसे नहीं देते। तो ये मेजर कौन सा है, एब्सोल्यूट कॉन्ट्राइंडिकेशन इंक्रीज आईसीपी, इसमें हम नहीं देंगे, इनमें हम कभी भी नहीं देंगे, ये याद रखना, ठीक है, इसमें हम नहीं देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग माइट इंक्रीज द क्लाइंट रिस्क ड्यूरिंग ईसीटी, की ईसीटी के टाइम क्या इंक्रीज हो सकता है, किसकी रिस्क हो सकती है, ठीक है। तो डीजनरेशन जॉइंट डिजीज, हम उसमें जॉइंट डिजीज डीजनरेशन हो सकता है, हम उसमें मसल रिलैक्सेंट ड्रग्स देते हैं तो इतनी प्रॉब्लम नहीं है। इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटिस, ये नहीं होता है। यूज ऑफ मल्टीपल मेडिकेशंस, ये ऐसा भी नहीं है। रिसेंट मायोकार्डियल इन्फार्क्शंस इंक्रीज, क्योंकि हमने वो किसमें पढ़ा था, रिलेटिव के अंदर हम इसको कॉन्ट्रा इंडिकेशन रखते हैं, किसी को कार्डियोवास्कुलर डिजीज है, एमआई है, तो वहाँ पे हमें मॉनिटर रखना होता है पेशेंट को, क्योंकि रिस्क हो सकता है, ठीक है। जॉइंट डिजीज ऐसा कोई नहीं है, क्योंकि हम उसके लिए मसल रिलैक्सेंट ड्रग्स दे चुके हैं, ठीक है। स्टिफनेस या फ्रैक्चर से प्रिवेंट करने के लिए हम मेडिसिन दे चुके हैं, ठीक है। बट उसको भी हम मॉनिटर क्या करेंगे, रेस्पिरेटरी डिफिकल्टीज, वहाँ भी हम क्या करेंगे, सक्सेनाइल कोलिन का रेस्पिरेटरी डिफिकल्टीज को मॉनिटर करेंगे। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या होगा, रिसेंट मायोकार्डियल इन्फार्क्शंस, ये राइट आंसर होगा, क्योंकि ये रिलेटिवली रिस्क होता है पर्सन के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बात चलते हैं। शायद हमारा वीडियो थोड़ा लेंथी बन गया, बट मैं चाहता हूँ कि एवरी कॉन्सेप्ट क्लियर हो और आपको ये अच्छा लगे, हेल्प करे जॉब लगने के लिए, ठीक है। ओके, नेक्स्ट हम क्वेश्चंस बात करें। नर्स अटेंडिंग ए पेशेंट रिसीव ईसीटी इन साइकेट्री डिपार्टमेंट, कि नर्स एक ईसीटी पेशेंट को रिसीव कर रही है, शुड एंश्योर द कॉम्प्लिकेशन ऑफ ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट, ठीक है, कि उसको क्या एंश्योर करना है, कंप्लाइंस ऑफ ऑल ऑफ द फॉलोइंग, की क्या क्या चीज़ों मॉनिटर करेगी, किस किस चीज़ को ध्यान रखेगी ड्यूरिंग ईसीटी से पहले किस चीज़ का ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो हम थोड़ा सा ये डिस्कस कर लेते हैं कि हम किस किस चीज़ का हमें ध्यान रखना है ईसीटी में जब हम भी देते हैं, नर्सिंग के रोल एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, ठीक है। तो पहले हम बात करते हैं बिफोर ईसीटी, किसके, ईसीटी के जाने से पहले, बिफोर ईसीटी, ये इंपॉर्टेंट यहाँ से क्वेश्चंस आ चुके हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमें पेशेंट को क्या बोलना है, स्टॉप करना है स्मोकिंग। अगर वो स्मोकिंग करेगा तो उसमें एस्पायरेशन होने का चांस बढ़ जाता है, सिक्रेशन होने का चांस बढ़ जाता है, ठीक है। तो हम ये क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हम इसमें क्या बोल रहे हैं पर्सन को, इसके पीछे क्या है, डिक्रीज सिक्रेशन, क्या है, डिक्रीज सिक्रेशन, ठीक है। सेकंड क्या है, कीप एनपीओ, हम कुछ भी नहीं देंगे, कब है, 6 to 8 hours बिफोर ईसीटी, बिफोर ईसीटी, क्यों, टू प्रिवेंट, ये भी आया है, टू प्रिवेंट एस्पायरेशंस, ठीक है। आपको पता होना चाहिए कि एस्पायरेशन से प्रिवेंट करने के लिए हम 6 to 8 hours पहले कुछ भी नहीं देते। एंड रिमूव करना है, उसके बॉडी पे अगर कुछ लगा हुआ, जैसे कोई ग्लास से आई ग्लास, या ठीक है, या कॉन्टैक्ट
लेंस लगे हुए हैं, ठीक है। इसके अलावा कोई ज्वेलरी हो पहन रखा है, ठीक है, ज्वेलरी हो या हेयर पिन्स हो, ठीक है, हेयर पिन्स। क्यों? टू प्रिवेंट, क्यों प्रिवेंट, क्या प्रिवेंट करना है? टू प्रिवेंट द पासिंग, क्या? इलेक्ट्रिकल करंट, इलेक्ट्रिकल करंट कहाँ पे? ऑन अनवांटेड एरिया, अनवांटेड एरिया, उसको हमें प्रिवेंट करते हैं, इनको हमें रिमूव करना है। ये क्वेश्चंस आ चुके हैं, ठीक है। और हमें क्या चीज़ करना है? गिव, हमें और क्या मॉनिटर करना है? उसके हमें प्रोवाइड करना है लूज क्लॉथ, प्रोवाइड लूज क्लॉथ। किसके लिए? उसको टू फैसिलिटेट, ये क्वेश्चन है रेस्पायरेशन के लिए, फैसिलिटेट रेस्पायर, क्योंकि हम क्या दे रहे हैं? मसल सिलेक्शन दे रहे हैं तो उससे रेस्पिरेटरी कॉम्प्लिकेशन हो सकती है, तो हमें इसके भी हमें ध्यान रखना है, लूज क्लॉथ प्रोवाइड करना है, ठीक है। और हेयर क्लीन, ये भी क्वेश्चंस आ चुका है। जो हेयर क्लीन करते हैं वो करते हैं नाइट बिफोर, नाइट बिफोर। क्यों करते हैं? मीन्स हेयर क्लीन का मतलब उसको क्या, जैसे उसके ऑयल में अगर ऑयल है या बात है, ठीक है, तो उसको क्लीन करेंगे, ठीक है। इनको हमें रिमूव करना है। क्यों करना है? क्योंकि वो अच्छे से इलेक्ट्रिकल करंट पास आउट हो जाए, ठीक है। जो इलेक्ट्रोड्स हम प्लेस करते हैं उनमें कोई, जो इलेक्ट्रोड्स प्लेस करें उनमें कोई प्रॉब्लम ना हो, तो हम हेयर क्लीन करते हैं हमेशा नाइट बिफोर। उसके हेड में क्या नहीं होना चाहिए? हेयर में क्या? ऑयल नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो इस चीज़ का हम ध्यान रखेंगे। अब इसके बाद में हम किस चीज़ का ध्यान रखेंगे कि जब हम वो पेशेंट कहाँ जा रहा है, ईसीटी के लिए जा रहा है, तो हमें ये इस चीज़ का ध्यान रखेंगे, उसका ब्लैडर इम्पटी होना चाहिए। क्या होना चाहिए? ब्लैडर, ब्लैडर या बोवल क्या है? इम्पटी होना चाहिए। कितने मिनट पहले? 15 मिनट बिफोर, पहले 15 मिनट बिफोर, ये याद रखना, 15 मिनट बिफोर उसका ब्लैडर खाली होना चाहिए, ठीक है। और उसके अलावा हम क्या करेंगे? जब भी हम कोई करते हैं तो हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया था, इसमें हम इन्फॉर्म्ड कंसेंट फॉर्म लेंगे, कंसेंट फॉर्म लेंगे। तो यही हमारा क्वेश्चन था। हमारा क्वेश्चन क्या था कि एक नर्स है, अटेंड कर रही है ओपीडी ईसीटी के लिए, तो नर्स क्या करेगी वहाँ पे? क्या चीज़ का ध्यान रखेगी? इसमें एक्सेप्ट पूछा, इम्पिटी ऑफ ब्लैडर एंड बोवल इज नॉट नेसेसरी, नहीं नेसेसरी है ये, नेसेसरी नहीं, इसका मतलब नेसेसरी है, ये गलत लिखा हुआ, नेसेसरी नहीं, नेसेसरी होना चाहिए कि वो 15 मिनट्स हमने लिखा है। पेशेंट हेयर शुड बी क्लीन एंड ड्राई, क्लीन एंड ड्राई होना चाहिए, कब? 1 नाइट बिफोर, ये याद रखना। ऐसा नहीं कि आधे घंटे पहले क्लीन कर, नहीं। सेकंड, हेयर पिन्स, ब्रासलेट, बॉडी पियर्सिंग शुड बी रिमूव, इनको हमें सभी रिमूव करना है क्योंकि हमें कोई करंट पास आउट नहीं करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है हमारा? टेक इन्फॉर्म कंसेंट, ये हम इन्फॉर्म कंसेंट लेंगे, ठीक है, क्योंकि ये कौन सा होता है? प्रोसीजर होता है, फिजिकल प्रोसीजर होता है, तो इसमें इन्फॉर्म कंसेंट लेते हैं। ये हम कुछ पहले प्राइवेट, ये बिफोर ईसीटी का है। ड्यूरिंग ईसीटी हम इसमें हम लिख लेते हैं ड्यूरिंग ईसीटी में हम क्या क्या करेंगे, ठीक है। तो जैसे आपको एक ही जगह पे याद हो जाए सब कुछ, ओके, ठीक है। अब हम लिख रहे हैं ड्यूरिंग ईसीटी, ठीक है, कि ड्यूरिंग ईसीटी नर्स क्या क्या चीज़ देखेगी, ठीक है। ड्यूरिंग ईसीटी सबसे पहले कंसेंट फॉर्म वो होना चाहिए, उसके बाद में इंजेक्शन देना चाहिए। इंजेक्शन का पता है, सबसे पहले देंगे एंटीकोलॉजिनिक, कौन सा देंगे? एंटीकोलॉजिनिक। सेकंड कौन सा देंगे? एंटी एंजाइटी, ठीक है। और थर्ड देंगे मसल सिलेक्शन ड्रग्स देंगे, ये चीज़ हमें होना चाहिए, उसको मसल ड्रग्स देंगे, ठीक है। एंड ड्यूरिंग ईसीटी हम क्या देंगे उसको? ऑक्सीजनेट, पहले करेंगे क्या करेंगे? हाइपर ऑक्सीजनेटेड, हाइपर ऑक्सीजनेटेड करेंगे, हाइपर O2, किसको? टू प्रिवेंट एपनिया, क्या प्रिवेंट करेंगे? एपनिया को प्रिवेंट करेंगे, ये याद रखना, ठीक है। एंड ब्लैडर को हम रिमूव कर ही दिया, ठीक है। और हमें क्या करेंगे? उसको हमें एनेस्थेसिया मेडिसिन दे रहे हैं, उसके पीछे रीजन क्या? मसल सेक्शन मेडिसिन दे रहे हैं, उसके पीछे रीजन बोन फ्रैक्चर को प्रिवेंट करने के लिए, ठीक है। अब हम बात करें ड्यूरिंग ईसीटी, और इसमें हम क्या कर रहे हैं और क्या करेंगे? पोजीशन हमेशा कैसी होगी ड्यूरिंग ईसीटी? डोर्सल या सुपाइन पोजीशन होगी, डोर्सल एंड सुपाइन पोजीशन होगी, ठीक है। और क्या प्लेस करेंगे? प्लेस्ड करेंगे माउथ गेज, क्या यूज करेंगे? माउथ गेज का यूज करेंगे, किसको प्रिवेंट करेंगे? टंग डिप्रेशन एंड टंग डिप्रेशन,
क्यों प्रिवेंट करें? क्योंकि टंग को बाइट ना हो जाए। एंड रिस्ट्रेन करेंगे बॉडी पार्ट को, रिस्ट्रेन क्यों करेंगे बॉडी पार्ट्स को? कि वो कहीं अब उसी जगह टच ना कर ले मेटल्स और बेड, जो बेड का मेटल्स है उसको टच ना कर ले। नॉट टच टू मेटल पार्ट ऑफ बेड, मेटल पार्ट ऑफ बेड, ठीक है, उसको टच ना कर ले। और हमें उसी के पास में स्टे करना है पेशेंट, विद पेशेंट के साथ। ये तो हो गया ड्यूरिंग ईसीटी, ठीक है। नेक्स्ट हमारा होता है आफ्टर ईसीटी। कौन सा है? मैं इसी को क्लीन कर लेता हूँ, जगह नहीं है हमारे, ठीक है। आफ्टर ईसीटी, आफ्टर ईसीटी में क्या हुआ? आफ्टर ईसीटी, ठीक है। आपसे में पोजीशन कौन सी है? साइड लाइन पोजीशन। ये क्वेश्चन आ चुका है। आफ्टर ईसीटी साइड लाइन पोजीशन होगी। क्यों? टू प्रिवेंट एस्पायरेशन, प्रिवेंट करेंगे एस्पायरेशन को प्रिवेंट करने के लिए, ठीक है। और क्या करेंगे हम? उसको क्या करेंगे? रीओरिएंट करेंगे पेशेंट को, रीओरिएंट टू पेशेंट। किस किस चीज़ के लिए? टाइम, प्लेस और पर्सन के बारे में रीओरिएंट करेंगे, ठीक है। एंड चेक करेंगे, ये क्वेश्चन भी आ चुका है, चेक वाइटल साइन एवरी 15 मिनट, एवरी 15 मिनट्स में वाइटल साइन चेक करेंगे। कब? फॉर फर्स्ट आवर, पहले घंटे में एवरी 15 मिनट से हम चेक करेंगे, ठीक है। और चेक करेंगे किसको? गेग रिफ्लेक्स को, गेग रिफ्लेक्स को। ये क्या प्रिवेंट करता है? ये प्रिवेंट करेगा टू प्रिवेंट चोकिंग, उसको प्रिवेंट, उसको चोकिंग ना हो जाए, इसके लिए हम ये करेंगे आफ्टर ईसीटी, हम ये चीज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारा कौन सा राइट आंसर होगा इसमें? कि हमें ये भी देखना है कि उसका इम्पिटी है ब्लैडर या नहीं है, हम उसको भी आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे चलते हैं हम। एक जो स्टैंडर्ड फॉर्म मॉडिफाइड ईसीटी शुड एक्टिंग मसल रिलैक्सेंट, क्या पूछा मैं कि स्टैंडर्ड ड्रग्स कौन सी हैं मसल रिलैक्सेंट के लिए? तो हम ये पढ़ के आ चुके हैं मसल रिलैक्सेंट के लिए स्टैंडर्ड ड्रग्स शॉर्ट एक्टिंग, बट ये याद रखना शॉर्ट एक्टिंग वो कौन सी है? सक्सिनाइल कोलिनिक शॉर्ट एक्टिंग ड्रग्स होती हैं। कौन सी होती है? शॉर्ट एक्टिंग ड्रग्स होती हैं सक्सिनाइल कोलिन मसल रिलैक्सेंट के लिए, ठीक है, मसल रिलैक्सेंट के लिए। तो हमें इसका ध्यान रखना है कि कहीं पर्सन को क्या ना हो जाए, रेस्पिरेटरी डिफिकल्टीज ना हो जाए, तो ये भी याद रखना है, ठीक है। एट्रोपिन कौन सी थी? एंटी कोलिनर्जिक थी। थियोपेंटोल कौन सी थी? हमारी कौन सी थी? जहाँ पे पेशेंट को एंटी एंजाइटी कम कर सके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर देखते हैं। पेशेंट हु इज प्लान फॉर ईसीटी इज गिवन, जब हम ईसीटी दे तो हम क्या चीज़ देंगे? डायजेपाम कहीं भी डिस्कस नहीं किया, फेनेटोनिन ये भी नहीं किया, बायोबेचेट्स ये भी किया, मसल रिलैक्सेंट देंगे क्योंकि उसकी मसल्स बोन फ्रैक्चर ना हो जाए, इसके लिए हम क्या देंगे? उसको मसल रिलैक्सेंट दे रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम बात कर रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग मसल्स रिलैक्सेंट। मसल्स हमने ऊपर भी पढ़ा था सक्सिनाइल कोलिन, बट यहाँ पे सक्सिनाइल कोलिन नहीं है। ये तीनों तो है एनेस्थेटिक ड्रग्स। कौन सी है? एनेस्थेटिक ड्रग्स, ठीक है। जो है पेनक्लोनियम ब्रोमाइड, ये होता है लॉन्ग एक्टिंग मसल रिलैक्सेंट, मसल रिलैक्सेंट। कौन सी? लॉन्ग एक्टिंग मसल रिलैक्सेंट होती है। कौन सी? पेनक्लोनियम ब्रोमाइड। और इसका हमें क्या मॉनिटर करना है? हमें इसका साइड इफेक्ट मॉनिटर करना है रेस्पिरेटरी। ये लॉन्ग एक्टिंग होती हैं, सक्सिनाइल कोलिन शॉर्ट एक्टिंग ड्रग्स होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग एजेंट इज एडमिनिस्टर्ड टू क्लाइंट बिफोर ईसीटी थेरेपी। कौन सा? न्यूरोमस्कुलर। तो नर्स शुड केयरफुली ऑब्जर्व, नर्स की शुड क्या ऑब्जर्व करेगी? न्यूरोमस्कुलर ऑब्जर्व। तो हमने डिस्कस करके आ चुके हैं सक्सिनाइल कोलिन की वजह से क्या प्रॉब्लम हो, या पेनक्लोनियम ब्रोमाइड की वजह से क्या होता है? रेस्पिरेटरी डिफिकल्टीज हो सकती है। तो पहला कौन सा है? रेस्पिरेटरी डिफिकल्टीज। कौन सा है? सक्सिनाइल कोलिन की वजह से, ये याद रखना, ठीक है। तो हमें ये मॉनिटर करते हैं। ये क्वेश्चंस आ चुके हैं, बहुत बार रिपीट हुए, जैसे सफदरगंज हॉस्पिटल में जब एग्जाम हुआ था उस टाइम ये क्वेश्चंस आया था, ठीक है। नेक्स्ट क्या? फॉलोइंग ईसीटी द पेशेंट शुड बी केयरफुली ऑब्जर्व फॉर, कि जब ईसीटी दे रहे हैं तो हम किस चीज़ को ऑब्जर्व करेंगे? इसमें हम सीजर्स तो हमें ऑब्जर्व करना ही है, ठीक है। नोजिया वोमिटिंग नहीं होना चाहिए, डिजीनेस भी नहीं होना चाहिए, और रेस्पिरेटरी डिफिकल्टीज इसको हम ऑब्जर्व करेंगे क्योंकि ये साइड इफेक्ट होता है मेडिसिन का। सीजर्स तो हमारा इफेक्टिव दिखाएगा कि इफेक्टिव है करंट ईसीटी के लिए, बट वो भी कौन सा सीजर्स? ग्रैंड माल सीजर्स होना चाहिए, ठीक है। ग्रैंड माल सीजर्स होना, टोनिक क्लोनिक सीजर्स होना चाहिए, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चंस। नेक्स्ट क्वेश्चंस की हम बात करते हैं। कौन सा? कॉमन साइड इफेक्ट ऑफ ईसीटी। कॉमन साइड ईसीटी का क्या होता है,
ठीक है, तो हम ये थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं अभी इसको कहीं भी हम मोस्ट कॉमन साइड, ठीक है। पहले हम डिवाइड करते हैं कोग्निटिव में सबसे कौन सा होता है, मेमोरी इम्पेयरमेंट, ये मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट होगा। क्या होगा, ड्राउजीनेस, एंड क्या होगा, ड्राउजीनेस होगा, एंड क्या होगा, कन्फ्यूजन होगा, क्या होगा, कन्फ्यूजन होगा, एंड पुअर कंसंट्रेशन, और क्या होगा, पुअर कंसंट्रेशन होगा, ठीक है। सिस्टमेटिक में क्या होगा, सिस्टमेटिक में हेडेक होगा एंड फैटिक होगा, क्या होगा, हेडेक, फैटिक, नोजिया एंड वॉमिटिंग होगा, एंड क्या होगा, ड्राइनेस ऑफ माउथ होगा, ठीक है। अदर्स में क्या हो सकता है, उसको एंजाइटी हो सकती है, और क्या हो सकता है, अनस्टेडी गेट हो सकता है, अनस्टेडी गेट, चलने में थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, बट लॉन्ग टाइम में ऐसा कोई इफेक्ट नहीं होता है, ठीक है। तो कॉमन साइड इफेक्ट क्या होगा, कॉमन साइड इफेक्ट में हमारा मेमोरी, ठीक है, ये भी होते हैं बट इतना नहीं, बट कॉमन साइड इफेक्ट मेमोरी, बट ये 30 मिनट से लेके 1 आवर तक ही प्रॉब्लम होती है, बाकी सब कुछ ठीक हो जाता है, इससे आगे कुछ भी नहीं होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे चलते हैं। व्हाट आर द इमीडिएट साइड इफेक्ट ऑफ ईसीटी, की इमीडिएट साइड इफेक्ट ईसीटी का क्या होता है, ठीक है। तो इमीडिएट फ्रैक्चर एंड डिसलोकेशन नहीं, हम उसके लिए मेडिसिन दे रहे हैं। परमानेंट मेमोरी लॉस परमानेंट नहीं होता, हमने कहा 30 मिनट से 1 आवर्स के लिए होता है। मायोकार्डियल इन्फेक्शन नहीं, ये हमें मॉनिटर करना होता है, अगर किसी पर्सन को है तो हम वो नहीं देंगे। टेम्पोरल मेमोरी लॉस एंड कन्फ्यूजन, हाँ टेम्पोरल, कुछ टाइम के लिए मेमोरी लॉस हो रहा है या कन्फ्यूजन हो रहा है, तो इसका राइट आंसर होगा, ये कब आया था, आरआरबी में आया था, ये हम अभी ऊपर डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या, एट्रोपिन सल्फेट इज एडमिनिस्टर्ड बिफोर ईसीटी, की बिफोर ईसीटी हम एट्रोपिन क्यों दे रहे हैं, तो हम डिस्कस करके आ गए थे। एट्रोपिन का काम क्या था, टू रिड्यूस सिक्रेशन को कम करने में, जीआई सिक्रेशन को कम करने के अंदर। और जो एंजाइटी के लिए तो कौन सी थी, हमारी थियोपेंटल सोडियम थी, ठीक है, ये थी। तो सिक्रेशन को कम करने के लिए ये बहुत बार एम्स नागपुर, आरआरबी, आरएकेएमएससी इसमें आया हुआ है कि एट्रोपिन सल्फेट का काम होता है सिक्रेशन को कम करने में, ठीक है। ये आज हमारे क्वेश्चंस कंप्लीट हुए। यहाँ पे हमने ईसीटी के बारे में सब कुछ डिस्कस किया, जो क्या चीज़ होती है वो हमने कुछ चीज़ें डिस्कस नहीं की, वो चीज़ हम लास्ट में यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। जैसे पहला कि मेथड्स यूज टू असेस सीजर, कि सीजर्स को असेस करने के लिए क्या यूज किया जाता है, ठीक है। तो पहला होता है ईईजी, इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफी, ठीक है। ये क्या होता है, मोस्ट रिलायबल एंड गोल्ड स्टैंडर्ड मेथड कौन सा होता है, ईईजी होता है, ठीक है। सेकंड कौन सा होता है, बीपी कप, तो ये मोस्ट कॉमनली यूज किया जाता है। कौन सा यूज किया जाता है, मोस्ट कॉमनली मेथड्स, सबसे ज़्यादा यूज कौन सा किया जाता है, बीपी कप, ये क्वेश्चन आ चुका है। थर्ड होता है आई ब्लिंकिंग, ठीक है। रिफ्लेक्स मेथड्स, ये क्या होता है, लिस्ट रिलायबल, इसमें हम ज़्यादा रिलायबल नहीं कर सकते हैं कि सीजर्स को चेक करने के लिए, लिस्ट रिलायबल मेथड्स होता है, ठीक है। तो इसमें क्वेश्चन आ चुका है, बीपी का मोस्ट कॉमनली होता है और ईईजी होता है मोस्ट रिलायबल एंड गोल्ड स्टैंडर्ड, बट ये नहीं करते, ज़्यादा हम कौन सा करते हैं, बीपी कप वाला यूज करते हैं। तो ये हमारा ईसीटी कंप्लीट होता है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको हर चीज़ समझ में आई होगी, क्योंकि मैंने हर चीज़ बताने की कोशिश की है। तो प्लीज़ वीडियो को कंप्लीट देखना और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना, हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना। ओके, थैंक यू।